हेलो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि किसी परिस्थिति में चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है या यूएसए को जापान को छोड़कर निकलना पड़ता है या ईस्ट एशिया में यूएसए का रोल घट जाता है या यूएसए का रोल ईस्ट एशिया में पूरी तरह खत्म हो जाता है या ये सारी परिस्थितियां एक साथ पैदा हो जाती हैं। तो वैसी परिस्थिति में चाइना के साम्राज्यवाद के मुकाबले कौन खड़ा होगा? इन सब का ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या विश्व की स्टेबिलिटी और शांति पर क्या फर्क पड़ेगा? यूएसए की कंडीशन क्या होगी और आने वाले समय में संभावित गठजोड़ कौन से हो सकते हैं? विश्व यूनिपोलर होगा, बाइपोलर होगा या मल्टीपोलर की दिशा में आगे बढ़ेगा? विश्व शक्तियां कैसे बिहेव करेंगी और चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा ताकि विश्व में स्टेबिलिटी बनी रहे? खैर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एन इंडियन अपडेट पर चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी के 10वें एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ताइवान का चाइना के लिए कोई इकोनॉमिक गेन तो कभी था ही नहीं, लेकिन इसका सामरिक महत्व तो बहुत ज़्यादा है। इसका वही सामरिक महत्व है जो यूएसए का क्यूबा के लिए है। तमाम चीज़ों के बावजूद 1970 से 1990 तक दोनों देश यानी कि यूएसए और चाइना ताइवान के मुद्दे को अलग रखकर आपसी संबंधों को सुधारते रहे, अपने इकोनॉमिक हितों को साधते रहे। और ताइवान के ऊपर तमाम चाइनीज थ्रेट के बावजूद यूएसए ने कोई अपनी मिलिट्री प्रेजेंस ताइवान में नहीं रखी। लेकिन दोस्तों, यदि कभी ऐसा हो कि ताइवान के ऊपर चाइना कब्जा कर ले तो उस समय यूएसए की कंडीशन क्या होगी? यूएसए के हालातों पर उसका क्या फर्क पड़ेगा और यूएसए ऐसी हालातों का सामना कैसे करेगा? दोस्तों, ऐसी कंडीशन में भी यूएसए जापान और गुआम से अपने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करके साउथ ईस्ट एशिया से लेकर चाइनीज कोस्टल वाटर्स तक को डोमिनेट कर लेगा और अपनी नेवल सुपीरियरिटी को बनाए रखेगा। इसका मुख्य अंतर यह होगा कि चाइना के पास 150 माइल्स का अतिरिक्त समुद्री इलाका होगा और यूएसए को अपने सारे ऑपरेशंस 150 माइल्स दूर से ऑपरेट करने होंगे। इससे ज़्यादा कोई भी अंतर यूएसए की कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि आज की परिस्थितियों में भी यूएसए नेवी चाइनीज नेवी को मसल कर रख देगी और चाइनीज नेवी समुद्र में यूएसए के सामने ठहर नहीं पाएगी। 1970 से 90 तक यूएसए चाइना ने ताइवान मुद्दे पर जोर न देते हुए आपसी सहयोग के साथ आगे बढ़ना जारी रखा था। चीज़ें तो तब बदलनी शुरू हुई दोस्तों, जब 1996 यानी कि मार्च 1996 में चाइना ने ताइवान के आसपास के समुद्र में मिसाइल परीक्षण किए और तीसरा ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस पैदा हो गया। इससे पहले जहां यूएस ने ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता देने से परहेज किया, वहीं चाइना भी मौखिक रूप से दावा जताता रहा, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल की कोशिश उसने भी कमी नहीं की और दोनों देश आगे बढ़ते रहे। लेकिन दोस्तों, जब ताइवान और कोरिया दोनों देशों के लिए कोई बड़ा इकोनॉमिक गेन नहीं है, तो फिर सिर्फ सामरिक हितों के नाम पर यूएसए और चाइना के बीच में टेंशन क्यों बनी रहती है, जो न कभी युद्ध में बदलती है न कभी कोल्ड वार में बदलती है? फिर भी ईस्ट एशिया अक्सर डिस्टेबलाइज दिखाई देता है और महसूस होता है कि ईस्ट एशिया में कुछ बड़ा होने वाला है, उसके बाद होता कुछ भी नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण बहुत हद तक सुपर पावर्स का ईगो क्लैश और इकोनॉमिक कंडीशंस दोनों हैं। इन सब के चलते यूएसए आसानी से अपना वेपन ताइवान में सेल कर लेता है और चाइना मिडिल ईस्ट में अपना सामान सप्लाई कर पाता है। दोनों ही देश थर्ड वर्ल्ड को डोमिनेट करने में लगे हुए हैं ताकि अपने अपने इकोनॉमिक हितों को साधा जा सके, यानी कि घूम फिर के इकोनॉमी ही बीच में आती है, डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली ही सही। लेकिन दोस्तों, यदि कोई कंडीशन ऐसी आ जाए जिसमें यूएसए को ईस्ट एशिया से बाहर निकलना पड़े या अपना रोल घटाना पड़े, तो फिर क्या होगा? उस समय ईस्ट एशिया कैसे बिहेव करेगा, चाइना क्या करेगा और चाइना की हरकतों का ईस्ट एशिया के बचे हुए देशों पे क्या असर आएगा? दोस्तों, ऐसी कंडीशन में यदि ईस्ट एशिया में यूएसए अपना विड्रॉ करता है या अपना रोल घटाता भी है, तो जाने अनजाने इतिहास पीछे की तरफ घूमेगा, जहां पर जापान अक्सर चीन से टकराता ही रहता था और टकराता ही नहीं रहता था, चीन को जापान अक्सर धुआं दे के रखता था। जापान का साइज चीन के सामने कभी भी मैटर नहीं करता था, क्योंकि जापान ने अपने क्षेत्र से ज़्यादा दूसरों का क्षेत्र कब्जा रखा था। लेकिन ना तो दोस्तों वह समय रहा है और ना ही वह जापान जो महान सैन्य शक्ति हुआ करता था। लेकिन सीन तो वही है कि जापान के अलावा और कोई है भी जो चाइना के सामने खड़ा हो सके या चाइना को कंट्रोल करने के बारे में सोच भी सके। लंबे समय से यूएसए के साथ, या सच कहें कि उसके अंडर में काम करते हुए जापान ने एडवांस टेक्नोलॉजी डिफेंस कैपेबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर लिया है। लेकिन क्या सिर्फ इस कैपेबिलिटी के सहारे जापान चाइना का मुकाबला कर लेगा या चाइना को बैलेंस भी कर लेगा? इतिहास जापान के फेवर में है, लेकिन इतिहास से हमेशा भविष्य का निर्धारण नहीं होता
और ना तो वो अब जापान रहा है, ना ही अब वो चीन रहा है। आज जापान के पास कोई बहुत बड़ी एक्स्ट्रा टेरिटरी नहीं है और ना ही उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यदि ऐसी कोई कंडीशन आती है तो जापान नेचुरल रिसोर्सेज और कच्चे माल के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जापान की ज्योग्राफी ऐसी है जो उसे सीधे मिसाइल और एयर अटैक से बचने में कभी भी हेल्प नहीं करेगी। और उसके सारे के सारे मिलिट्री स्टेशंस, उसके कारखाने, वाइटल इंस्टॉलेशन सब कुछ दुश्मन की मिसाइलों और एयरफोर्स की रेंज में या उनके टारगेट पर होंगे। और जापान को उनको बचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत कॉस्टली भी हो सकता है और कितना इफेक्टिव होगा ये भी नहीं कह सकते। जापान की ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि मॉडर्न वारफेयर और न्यूक्लियर वारफेयर में जापान को चाइना के मुकाबले कमतर साबित करती है। और जापान चाइना का मुकाबला कर भी पाएगा, इसके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है। और यदि ऐसे में यूएसए जापान की हेल्प करने के लिए बीच में आता है तो यूएसए को पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा मूवमेंट करना पड़ेगा जो कि बहुत कॉस्टली होगा और दो देशों के बीच में इंटरफेरेंस के रूप में देखा जाएगा, जो कि अपने आप को सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया को नहीं, पूरी दुनिया को डिस्टरबाइज करेगा। क्योंकि पूरी दुनिया में चाइना के भी जाल फैला हुआ है, चाइना के हित हैं, दुनिया के हित चाइना से जुड़े हुए हैं, चाइना के हित दुनिया से जुड़े हुए हैं। इसलिए पूरी दुनिया में एक और डिजिटलाइजेशन का दौर शुरू हो सकता है और ईस्ट एशिया तक उसको पूरी तरह से भुगतेगा। दोस्तों, इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है कि इस बात की क्या गारंटी है कि यदि यूएस इस क्षेत्र से बाहर निकलता है और जापान अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह विश्व शक्ति बन जाता है, तो क्या गारंटी है कि नए समीकरण में जापान चाइना का गठजोड़ नहीं बनेगा और एक ऐसा गठजोड़ जो यूएसए को चुनौती दे सकता है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की जो सैन्य शक्ति घटी थी या सैन्य शक्ति का विघटन हुआ था, उसका प्रमुख जिम्मेदार तो यूएसए ही था। और चाइना का सुपर पावर बनना है तो वह ऐसे किसी देश को अपने साथ क्यों नहीं लेगा जिसके साथ मिला करके वह अमेरिका को डोमिनेट करने की कोशिश कर सके। वैसे भी जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर पर हमला करके अपने इरादे और अपनी शक्ति दिखा चुका है। इसलिए यूएसए को दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे यूएसए कंप्लीटली ईस्ट एशिया से विड्रॉ करे या पार्शियली विड्रॉ करे, हित यूएसए के ही डिस्टर्ब होने हैं। यूएसए के हित में है कि जापान उसके अंडर में रहे और उतना ही शक्तिशाली हो जितना यूएसए चाहता है। वैसे भी बाईपोलर विश्व मल्टीपोलर विश्व के मुकाबले ज़्यादा शांत रहता है। वैसे भी शक्ति के जितने ज़्यादा केंद्र उतना ही ज़्यादा आपसी संघर्ष। और यदि जापान शक्तिशाली होता है तो वह सेकंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में वापस भी लौट सकता है और वापस साम्राज्यवादी रुख अपना सकता है। हो सकता है चाइना के साथ मिलकर के वह ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों को डोमिनेट करने लगे और दुनिया में एक नई तरह का डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए। इसलिए ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों के हित में ये है कि अमेरिका की इस इलाके में प्रेजेंस बनी रहे और अमेरिका बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो और जापान बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ना हो और कम से कम इतना शक्तिशाली ना हो कि वह चाइना के साथ मिलकर काम करने के बारे में भी सोचने लगे। दोस्तों, शक्ति का संतुलन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसी तरह वर्तमान परिस्थितियों में और आने वाले भविष्य को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका का ईस्ट एशिया में प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है और स्ट्रांगली प्रेजेंस ज़रूरी है। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।